हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि जो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये दरअसल होता क्या है और इसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और इसके अंतर्गत मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत किस तरह से किसी फर्म को प्रॉफिट प्राप्त होता है, लॉस प्राप्त होता है और सामान्य से अधिक प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो इन कंडीशन को भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दरअसल ये क्या और किस तरह से होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता ये क्या है दरअसल, जिसको हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जो ये अवधारणा है, इस अवधारणा को प्रोफेसर चैम्बरलिन ने से प्रतिपादित किया और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन, इन दोनों के अंश पाए जाते हैं। यानी कि इन दोनों के कुछ कुछ अंश को मिला करके हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रेता है, क्रेताओं की संख्या और विक्रेताओं की संख्या, इनकी संख्या अधिक होती है और यहाँ पे स्थानापन्न वस्तुएं होती है, लेकिन पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं यहाँ पे नहीं होती है। रंग, आकार, गुणवत्ता के आधार पर अंतर होता है। या हम इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे मिलती जुलती वस्तुएं होती है लेकिन पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। कुछ ना कुछ रंग के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, आकार के आधार पर, बनावट के आधार पर यहाँ पे वस्तुओं में अंतर पाया जाता है। और ये जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है ये एक वास्तविक मार्केट है, क्योंकि वास्तविक बाजार में जो वास्तविकता होती है उसको हम इसके माध्यम से देखते हैं। क्योंकि कोई एक जो उत्पादक है, कोई एक बिस्किट बना रहा है तो अन्य उत्पादक भी बिस्किट बना रहा है, तीसरा भी बिस्किट बना रहा होगा, तो इनकी जो बिस्किट है वो एक दूसरे से भिन्न तो है लेकिन पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। यानी कि बिस्किट के आकार, बनावट, उसके टेस्ट, उसकी गुणवत्ता में अंतर होगा, लेकिन बिस्किट तो सेम है, एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे स्थानापन्न वस्तु तो है लेकिन पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। गुणवत्ता, आकार, रंग, आकार, इन स्थिति के आधार पर अंतर पाया जाता है। यहाँ पे प्रवेश और निकासी में बाधाएं नहीं होती है, लेकिन लाइसेंस, शुल्क आदि की प्रक्रिया का यहाँ पे पालन किया जाता है। यानी कि कोई अगर फैक्ट्री बनाना चाहता है तो उसके लिए लाइसेंस, जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना होगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई बाधाएं नहीं है प्रवेश और निकासी की, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं जरूर है जिन प्रक्रियाओं को फॉलो करना होता है, जो कि हम व्यवहारिक स्थिति में भी देखते हैं। तो इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को एक व्यवहारिक मार्केट, एक वास्तविक मार्केट कहा जाता है। कई विक्रेता होने के कारण जो किसी वस्तु का, जो यहाँ पे वस्तुएं उत्पादित की जाती है किसी एक उत्पादक के द्वारा, उनका मूल्य बाजार निर्धारित करता है। यानी कि बाजार डिसाइड करता है कि क्या मूल्य होगा किस वस्तु का। और क्योंकि यहाँ पे क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, इस वजह से कोई भी उत्पादक स्वयं से कीमत को निर्धारित नहीं करता है और वो जो बाजार में जो निर्धारित कीमत है उस कीमत को उसे स्वीकार करना होता है। अगर नहीं करेगा तो यहाँ पे मिलती जुलती वस्तुएं उत्पादित की जाती है, तो ऐसे में उसकी डिमांड दूसरी वस्तु की ओर शिफ्ट हो जाएगी अगर उस वस्तु की कीमत अधिक होगी। तो इस तरह से उसे बाजार में जो निर्धारित कीमत है उसको स्वीकार करना होता है। तो ऐसे में बाजार ही कीमत निर्धारित करता है। और यहाँ पे
विज्ञापन प्रचार पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अपनी वस्तु को औरों की वस्तु से श्रेष्ठतम बताने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, तो जिससे उनकी जो सेल है वो सेल बढ़ जाती है। और बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है यहाँ पे, क्योंकि बाजार में यहाँ पे अपूर्ण ज्ञान की स्थिति पाई जाती है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या मोनोपोलिस्टिक मार्केट में चैम्बरलिन ने पहली बार विकृत लागत को शामिल किया। जो हमने इससे पहले समझा, मोनोपोलिस्टिक मार्केट से पहले मोनोपोली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे विकृत लागत को यहाँ पे शामिल नहीं किया था। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मार्केट में चैम्बरलिन ने पहली बार बिक्री लागत को शामिल किया है। तो इस तरह से ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, यानी कि एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता है, जिसके अंतर्गत हम ये समझते हैं कि किस तरह से मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन इन दोनों के अंश पाए जाते हैं। तो अब हम इसके बाद समझते हैं कि किस तरह से जो फर्म है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में वो किस तरह से प्रॉफिट, लॉस एंड सुपरनॉर्मल प्रॉफिट ये किस तरह से प्राप्त करती है, किन किन स्थितियों में प्राप्त करती है, वो भी सबसे पहले हम शॉर्ट रन के संदर्भ में समझेंगे कि शॉर्ट रन में सुपरनॉर्मल प्रॉफिट किस स्थिति में फर्म को प्राप्त होता है। जो सुपरनॉर्मल प्रॉफिट है वो फर्म को तब प्राप्त होता है जब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो और एवरेज कॉस्ट कम हो। यानी कि जब किसी फर्म का एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होगा और एवरेज कॉस्ट कम होगा, तो ऐसे में उस फर्म को सामान्य से अधिक लाभ यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा। अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये बनेगा डायग्राम, इस और प्राइस और इस और क्वांटिटी प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा एमआर मार्जिनल रेवेन्यू और ये बनेगा एवरेज रेवेन्यू एआर। तो ये हो गया एमआर और ये हो गया एआर। यहां पे क्या बताया गया है, यहां बताया गया कि एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, यानी कि एवरेज कॉस्ट से एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, तो हमारा जो एवरेज कॉस्ट का जो लाइन है वो किस और प्रदर्शित होगी, कहाँ पे वो किस और उस रेखा को हम प्रदर्शित करेंगे। तो हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से नीचे हो, तब जा कर के यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा फर्म को। तो ऐसे में ये होगा हमारा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ये नीचे है, एवरेज रेवेन्यू से ये नीचे है, तो ऐसे में ये प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा होगा, यानी कि सामान्य से ज़्यादा लाभ होगा। और अब हमें मार्जिनल कॉस्ट को दिखाना होगा कि मार्जिनल कॉस्ट किस और हो जाएगा। ये है मार्जिनल कॉस्ट और ये हमारा एवरेज कॉस्ट है। ये एवरेज कॉस्ट कुछ इस तरह से, ये है, यानी कि जो ये बिंदु है, ये बिंदु हमारा एवरेज कॉस्ट का है और ये वाला बिंदु हमारा एवरेज रेवेन्यू का है। तो ऐसे में जो ये वाला भाग है, इतना भाग, यही हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी कि सामान्य से ज़्यादा लाभ है, क्योंकि यहाँ पे इस स्थिति में हमारे पास एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है, तो जिससे कि फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगली स्थिति क्या होती है, अगली स्थिति शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट की होती है, यानी कि सामान्य लाभ की होती है। सामान्य लाभ कब होगा, जब हमारा
एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू ये दोनों ही बराबर हो। इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा? इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये डायग्राम बनेगा, इस ओर हम प्राइस को प्रदर्शित करते हैं, इस ओर हम क्वांटिटी को प्रदर्शित करते हैं, और यह है MR और यह है AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू है ये दोनों ही बराबर है, यानी कि ये हमारा एवरेज कॉस्ट यानी कि ये यहाँ इस बिंदु पे बराबर है। अब हम मार्जिनल कॉस्ट को दिखाएंगे। मार्जिनल कॉस्ट ये है, मार्जिनल कॉस्ट ये है, तो ये है जी हमारा नॉर्म ऑफ प्रॉफिट। यह है नॉर्म ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू ये दोनों ही बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे इस स्थिति में फर्म को शॉर्ट रन में, अल्पकाल में यहाँ पे नॉर्म ऑफ प्रॉफिट प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट ये दोनों ही बराबर होते हैं। और तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति है लॉस की स्थिति, शॉर्ट रन लॉस यानी कि हानि। हानि की स्थिति कब होगी शॉर्ट टर्म में किसी फर्म को? वो तब होगी जब एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगा और एवरेज रेवेन्यू कम होगा, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो ऐसे में लॉस ही होगा। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये डायग्राम बनेगा लॉस का। यह है मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। तो ये बना मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है। ये है जी एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और हमारा एवरेज रेवेन्यू कम है। और अब दूसरा जो हम रेखा को यहाँ पे दिखाएंगे वो दिखाएंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की रेखा, ये मार्जिनल कॉस्ट की रेखा होगी, मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे ये किस तरह से, ये एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, तो ये है ये वाला भाग, ये हमारा लॉस है, क्योंकि यहाँ पे इस स्थिति में हम देखते हैं जो हमारा एवरेज कॉस्ट है ये ज़्यादा है और एवरेज रेवेन्यू हमारा यहाँ पे इस बिंदु पे है। तो ऐसे में इस स्थिति में हमारे पास लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और एवरेज रेवेन्यू कम है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास शॉर्ट टर्म में फर्म के पास लॉस प्राप्त होता है। और अगर हम लॉन्ग रन के संदर्भ में देखें, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में लॉन्ग रन में किसी फर्म को दीर्घकाल में उसके पास फर्म, कोई भी फर्म हो दीर्घकाल में उसके पास लंबा समय अवधि होती है, तो ऐसे में अपने आप को वो किस तरह से डिमांड के अकॉर्डिंग समायोजित कर देती है। जैसी डिमांड होती है उस हिसाब से वो उत्पादन करता है और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लाता है, अपने प्लांट को वो उस तरह से बढ़ाता है। तो ऐसे में उसको सामान्य लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट ये दोनों ही बराबर होते हैं, जिससे कि लॉन्ग रन में किसी भी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। और यदि कोई फर्म लॉन्ग रन में, कोई भी फर्म अपने उत्पादन को घटाने बढ़ाने समायोजित करने के बावजूद भी वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को पूरा नहीं कर पाती है, तो ऐसे में फर्म अपने उत्पादन को बंद कर देती है। यानी कि दीर्घकाल में औसत लागत को अगर कोई फर्म पूरा नहीं कर पाती है तो वो फर्म उत्पादन को, अपने यूनिट को बंद कर देती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसे लॉसेस होगी, वो लॉसेस को आगे नहीं उठा पाएगी। तो ऐसे में उसे उत्पादन को ही बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो उत्पादन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती है लॉन्ग रन में। क्योंकि लॉन्ग रन में अपने आप एक ऐसा समय होता है जिसमें टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट ला करके, अपने प्लांट की क्षमता को बढ़ा करके
और भी तमाम प्रकार के इम्प्रूवमेंट ला करके वो इम्प्रूवमेंट उत्पादन में प्रॉफिट में लाया जा सकता है। अगर फिर भी कोई फर्म लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट को अगर पूरा नहीं करती है तो वो अपने उत्पादन को बंद कर देगी। तो इस तरह से ये शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में लॉस और प्रॉफिट इस संदर्भ में देखे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ये कहें हम कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट ये क्या होता है, किस तरह से होता है, इसमें लॉस प्रॉफिट ये किस तरह से होते हैं, किस तरह से इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, वो हमने समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।